हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे शरीर द्रव तथा परिसंचरण। ठीक है, ये 5वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा यार इस चैप्टर में? यार अपन ने ये पढ़ा था कि परिसंचरण जो है ना, वो अपन ने दो प्रकार का पढ़ा था, एक खुला परिसंचरण, एक बंद परिसंचरण। ठीक है, खुला परिसंचरण मैंने आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा और आपका मोलस्का जो है इनके अंदर होता है, और जो बंद परिसंचरण जो है वो थोड़ा बढ़िया तरीके का होता है ना, और वो एनेलिडा और कोडेटा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और कोडेटा के अंदर हम भी आते हैं। ठीक है, चलो जी, अब बात करेंगे अपन उसी बात को थोड़े आगे बढ़ाएंगे। किस बात को? परिसंचरण वाली बात को थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आपका बंद परिसंचरण है ना, बंद जो परिसंचरण है, ठीक है, इसमें भी कुछ प्रकार है। ठीक है, मैंने आपको यह कह दिया कि बंद परिसंचरण जो है वो एनेलिडा के अंदर भी पाया जाता है और कोडेटा के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन आप सबको पता है कोडेटा में मछलियां भी आती हैं और ये एम्फीबियंस भी आते हैं। ठीक है, उभयचर। ठीक है, उसके अलावा आपके रेप्टाइल्स भी आते हैं। ठीक है, बर्ड्स भी आते हैं और ममल्स भी आते हैं। तो इनके अंदर भी अलग अलग होते हैं, परिसंचरण के अलग अलग होते हैं। किसी में एकल परिसंचरण है, किसी में दोहरा परिसंचरण है, किसी में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है। एक एक की बात करेंगे, कौन सा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले बात करेंगे अपन एकल परिसंचरण की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, जो साथ में नोट्स बना रहे हैं वो डाल लीजिए। हेडिंग क्या है? एकल परिसंचरण। एकल परिसंचरण, इंग्लिश में बात करूं उसको कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। सब एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं है भाई। एकल परिसंचरण क्या होता है? एकल परिसंचरण अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको जरा समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यहां मैं क्या बना देता हूं? हार्ट बना देता हूं। अब मैं जो दिल बनाऊंगा वो एक डब्बे जैसा बना दूंगा ना, ताकि अपन को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये मैं एक डब्बे जैसा दिल बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है लेकिन अपन को समझना है, इसलिए मैं डब्बे जैसा बना रहा हूं। ठीक है, और इसमें क्या होंगे? दो कक्ष होंगे। ठीक है, ये जो आप दिल है, एकल परिसंचरण के अंदर जो दिल होता है, जो हृदय होता है, इसके अंदर दो कक्ष होंगे। ठीक है भैया, कौन कौन से कक्ष? एक होगा भैया आलिंद, एक होगा आलिंद। मैं यहां पर आपको नाम बता देता हूं। ठीक है, आलिंद, इंग्लिश में इसको अट्रियम कहते हैं। अट्रियम, उसको हिंदी में आलिंद कहा जाता है, आलिंद। और एक होता वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं निलय, निलय। तो अब मैं अगर एट्रियम यूज करूं तो आप समझ जाना आलिंद है, बाकी मैं हिंदी वाले ही यूज करूंगा। और वेंट्रिकल बोलूं तो आप समझ जाना कि निलय की बात हो रही है। यहां तक कोई गड़बड़ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, इसमें पूरा आलिंद नहीं लिखूंगा ना, शॉर्ट में लिखूंगा चीजें, तो आपको याद होना चाहिए कि जो वेंट्रिकल है, और एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एनसीईआरटी में आलिंद को आलिंद को आपका अट्रियम लिखा हुआ है और निलय को वेंट्रिकल लिखा हुआ है। ठीक बात है, चलो। तो ये हृदय है। ठीक है, ये हृदय है। ठीक है, ये हृदय है और इसके अंदर दो कक्ष हैं। कौन कौन से कक्ष हैं? एक कक्ष है, एक कक्ष का नाम क्या है? ये ऊपर वाला कक्ष कौन सा है? ये आलिंद। कौन सा है? आलिंद। और नीचे वाला कक्ष कौन सा है? निलय। ठीक है, इस हृदय के अंदर, ये हृदय बनाया मैंने ना, अभी मैंने मतलब पूरा बढ़िया से नहीं बनाया, और अपन को बढ़िया से क्यों जानना है, अपन को सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसमें दो कक्ष हैं हृदय में, एक ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला निलय। ठीक है, और आप सबको पता है हृदय के अंदर रक्त होता है। बिल्कुल भैया, रक्त तो होगा ही। ठीक है, हृदय का काम ही रक्त को पंप करना है। ठीक है, चलो। निलय से जो है रक्त निकलेगा, यहां से रक्त जो है वो जाएगा। कहां जाएगा? आप सबको पता है कहां जाएगा, बताता हूं अभी। ये रक्त जो निकला है, ये रक्त कैसा है? ये रक्त है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अनऑक्सीकृत रक्त है ये। मतलब इस रक्त के अंदर ऑक्सीजन नहीं है।
जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तो उस रक्त को कहां भेजा जाता है? पिछले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं अपन सब्सन वाले में। जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तो उसको कहां भेजते हैं अपन? कहां भेजा था? फेफड़ों के पास भेजा था ना। फेफड़ों से ऑक्सीजन आई थी उस रक्त के अंदर और वो कैसा रक्त हो गया था? ऑक्सीकृत रक्त हो गया था। तो यहां पर जिन जीवों का यह हृदय मैंने बनाया है और जिन जीवों के अंदर एकल परिसंचरण होता है उनके अंदर फेफड़े नहीं होते, लंग्स नहीं होते, तो क्या होता है भैया? वहां पे गिल्स होते हैं। क्या होते हैं वहां पे? गिल्स। तो ये जो रक्त है ये कहां जाएगा? गिल्स के पास में जाएगा। यहां क्या है? गिल्स है। ठीक है, ये रक्त कहां गया? गिल्स के पास में। गिल्स के पास में जैसे ही गया तो ये जो रक्त है कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड से कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीकृत रक्त बन गया। कैसा रक्त बन गया? ऑक्सीकृत रक्त बन गया। ये रक्त कैसा बन गया? ऑक्सीकृत रक्त बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सी ब्लड, है ना। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, रक्त के अंदर क्या आ गई है? ऑक्सीजन आ गई है। और ऑक्सीजन की जरूरत किसको होती है अपने शरीर में? किसको जरूरत होती है भैया? सेल्स और उत्तकों को जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और मैं इसको डिटेल में बता चुका हूं पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, सब्सन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं पर ये बात ना। तो ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? उत्तकों को और कोशिकाओं को जरूरत है। तो ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ये रक्त कहां जाएगा? ये टिश्यूज के पास में जाएगा। कहां जाएगा? टिश्यूज के पास में। तो मैं यहां बना देता हूं, कहां गया ये रक्त? टिश्यूज के पास में गया। ठीक है, उत्तकों के पास में ये रक्त गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीकृत रक्त जो है वो टिश्यू के पास में गया। और आपको पता है टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और टिश्यू के पास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो ये जो रक्त है, ये रक्त है, इसमें से ऑक्सीजन तो टिश्यू के पास में चली जाएगी और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रक्त में आ जाएगी। तो यहां से आगे जो रक्त निकलेगा ना, ये यहां से जो रक्त निकलेगा ना, उसमें कैसा रक्त है? ये कैसा रक्त है? वो रक्त है जी, एक मिनट बना देता हूं मैं पहले। ये रक्त कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा है? डीऑक्सी ब्लड। ठीक है, डीऑक्सी ब्लड कैसे हुआ? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन थी वो तो टिश्यू ने ले ली। ठीक है, इस रक्त में जो ऑक्सीजन आई थी किसने दी? गिल्स ने ऑक्सीजन दी। ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है वो तो टिश्यू ने ले ली। ठीक है, जब ऑक्सीजन टिश्यू ने ले ली और टिश्यू के पास में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इसने रक्त को दे दी, तो रक्त कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये रक्त जो है वो कहां जाएगा? ये रक्त जाएगा वापस हार्ट में, हृदय में जाएगा ना। हृदय में कहां पर जाएगा? आलिंद के पास में जाएगा। और आलिंद से ये रक्त जो है वो कहां जाएगा? फिर नीले में आएगा और नीले से वापस जो है ये यहां आ जाएगा, वापस गिल्स में जाएगा, गिल्स से वापस टिश्यू में, टिश्यू से वापस ये आलिंद में, फिर नीले, फिर वापस गिल्स, वापस टिश्यू, फिर वापस आलिंद, फिर नीले, ऐसे चलता रहेगा। सर्कुलेशन जो है ऐसे चलती रहेगी। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ये देखो एक ही तो सर्कुलेशन हो रहा ना। एकल परिसंचरण क्यों बोला इसको? देखो ये ब्लड जो है ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापस आ गया। एक ही परिसंचरण है। ठीक है, एक ही परिसंचरण हो रहा है। अभी दोहरा परिसंचरण दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इसको एकल परिसंचरण क्यों कहते हैं। वहां पर आपको डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलेगा, दोहरा परिसंचरण आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पर आप दोहरा परिसंचरण जब देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एकल परिसंचरण इसको क्यों कहा जा रहा है। ठीक बात है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये दोनों कक्ष जो है ना, यहां पर ये आलिंद की बात कर लो चाहे आप नीले की बात कर लो, ठीक है, आलिंद में भी आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और नीले के अंदर भी आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे थोड़ा सा भी आप अटेंटिव होकर देख रहे हो, क्यों? क्योंकि ये जो टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है? आलिंद में आ रहा है, और आलिंद से वही ब्लड क्या जा रहा है? नीले में जा रहा है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये आ गया, और वही ब्लड यहां नीचे है, तो दोनों में कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में देखने के लिए मिलता है। समझ में आई या नहीं है यहां तक? तो एकल परिसंचरण के अंदर क्या होगा? ठीक है, ब्लड जो है दो ही इसमें कक्ष होंगे। ठीक है, हृदय के अंदर दो ही कक्ष होंगे, आलिंद और निलय। आलिंद को इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं और निलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से ब्लड कहां जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें ऑक्सीजन की अपन को ऑक्सीजन की क्या करनी है? लोडिंग करवानी है। तो वो कहां से होगी? गिल्स। गिल्स के पास में जाओ, गिल्स क्या दे देगी? आपको ऑक्सीजन दे देगी। ठीक है, यहां पर लंग्स नहीं होते, इनके पास में गिल्स होते हैं ना। ये भी मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं ना।
सबकी बताया था मैंने, पोरीफेरा के अंदर कौन सा होता है, फीसेस के अंदर कौन सा, तो सबको बता दिया ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ये गिल्स के पास में गया, गिल्स से ऑक्सीजन ली तो कैसा हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कहां जाएगा, टिश्यूज के पास में। टिश्यूज को क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये इसमें से जो रक्त में जो ऑक्सीजन थी उसको तो टिश्यू ने खींच ली, और टिश्यू के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको रक्त में दे दिया, तो ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फिर ब्लड कहां जाएगा, वापस हृदय के पास में जाएगा, हृदय इसको वापस पंप करेगा, और ये ब्लड कहां जाएगा, वापस गिल्स के पास में। ऐसे जो है परिसंचरण जो है पूरा चलता रहता है। अब यहां पर आप एक चीज, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर नहीं की तो बता देता हूं, कि यहां पर जो हार्ट है उसमें कक्ष कितने हैं, कितने कक्ष हैं भाई मुझे बताओ। इस दिल में, इस हृदय में, जो मैंने यहां पर हृदय बनाया, इसमें कितने कक्ष हैं भैया, 2 ही कक्ष हैं, एक आलिंद एक नील है, ठीक है, 2 ही कक्ष हैं। तो ये जो हृदय है वो कैसा है, एक मिनट, कैसा हृदय है, ये 2 कक्ष वाला हृदय है ना, 2 कक्षीय हृदय बोल दो, को 2 कक्ष हृदय बोल दो। इंग्लिश में भी नाम बता देता हूं इसको, क्या कहेंगे, 2 चेम्बर्ड हार्ट, 2 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एकल परिसंचरण और 2 चेंबर वाला हार्ट या फिर 2 कक्ष वाला जो हृदय है वो किसके अंदर पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल है आपकी फिशेस, मछलियां, ठीक है। तो मछलियों के अंदर 2 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है, और उनके अंदर एकल परिसंचरण जो है अपन को देखने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं होनी चाहिए कोई भी दिक्कत, ठीक है। अगली बात करेंगे अपन किसकी, अगली हेडिंग डाल लीजिए भैया, ये हो गया आपका एकल परिसंचरण। अब बात करेंगे अपन दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, परिसंचरण इंग्लिश में इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब अपने अंदर बात करूं, मैं मानव के अंदर बात करूं, तो मानव के अंदर भी दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब दोहरा परिसंचरण होता कैसे है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा हृदय, ठीक है। तो हृदय मैं आपका यहां पर डब्बा ही बनाऊंगा एक बार, ठीक है। अपन पूरा वो डायग्राम वो वाला नहीं बनाएंगे, समझना है अपन को, डब्बा बनाते हैं, चलो आ जाओ। ठीक बात है। यहां पर जब दोहरा परिसंचरण होता है, यहां पर कितने कक्ष होंगे, यहां पर 4 कक्ष होते हैं। एकल परिसंचरण के अंदर, हृदय के अंदर कितने कक्ष थे, 2 कक्ष थे, एक आलिंद था, एक निलय था, लेकिन यहां पर कितने कक्ष होंगे, 4 कक्ष होंगे, ठीक है। दोहरा परिसंचरण के अंदर जो हृदय है उसके अंदर कितने कक्ष होंगे, 4 कक्ष होंगे, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इंग्लिश वाले नाम लिखूंगा ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए। ये क्या है, आर ए का मतलब क्या है, राइट एट्रियम, ठीक है, मतलब दाएं साइड का आलिंद, ठीक है। ये क्या है, एल ए, ठीक है, बाएं साइड का आलिंद, ठीक है। और ये क्या है, आर वी, ठीक है, राइट साइड का वेंट्रिकल, मतलब दाएं साइड का निलय, ठीक है। और ये क्या है, एल वी, मतलब लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अपन, आपका बाई साइड का निलय, ठीक है। तो वेंट्रिकल, और इनका मैं पहले आपको बता चुका हूं यार, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अपन शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए मैं वेंट्रिकल और एट्रियम जो है उससे लिखा है मैंने, बाकी आप आलिंद और निलय आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अपने को मेन चीज समझो ध्यान से, है ना। इसको मैं थोड़ा सा उठा के और बीच में से ले आता हूं, या ठीक है। चलो अब इसको ध्यान से समझना। ये क्या बना दिया मैंने, हृदय बना दिया। मतलब सीधी सी बात बताऊं, अपने हृदय के अंदर भी क्या है, 4 कमरे हैं। एक है आपका, देखो एट्रियम क्या होता है, आलिंद होता है, और वेंट्रिकल निलय होता है। यहां तक तो समझ में आ गई बात। जो 4 कमरे हैं उनमें से 2 कमरे ऊपर हैं, ठीक है। 2 कमरे ऊपर किसके हैं, आलिंद के हैं। एक है दाएं आलिंद, ठीक है, एक है बायां आलिंद, ठीक बात है। 2 कमरे ऊपर, 2 कमरे ही नीचे हैं, 2 कक्ष नीचे हैं, ठीक है, जिसका एक वेंट्रिकल मतलब निलय, एक है दायां निलय, एक है बायां निलय, ठीक है। तो 4 कमरे हो गए। चलो 4 कक्ष हैं, ध्यान से देखो भाई। अब क्या होता है यहां पे, वो देखना ध्यान से। यहां से ब्लड जो है वो निकला, ठीक है। और ये ब्लड कहां गया, ये ब्लड कैसा है पहले तो वो देख लो भाई। ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सी ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड है। तो आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अनऑक्सीकृत रक्त है ये।
मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन जब नहीं है तो कहां जाते हैं अपन? भैया फेफड़ों के पास में जाते हैं, लंग्स के पास में जाते हैं। चलो जी लंग्स के पास में, ठीक है, तो लंग्स के पास में चलते हैं। तो ये ब्लड कहां जाएगा? लंग्स के पास में जाएगा, ठीक है, लंग्स के पास में गया। जैसे ही ये ब्लड लंग्स के पास में जाएगा तो लंग्स जो है उसको क्या दे देंगी? ऑक्सीजन दे देंगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब इसके पास में आएगा तो ये रक्त कैसा हो जाएगा? ऑक्सीकृत रक्त हो जाएगा। ये रक्त कैसा हो जाएगा? इसको मैं पूरा बना देता हूं पहले, एक मिनट। ये रक्त कैसा हो जाएगा जी? ये रक्त हो जाएगा ऑक्सीकृत रक्त। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सी ब्लड, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, क्या था? यहां से आरवी क्या है? दाएं साइड का निलय है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, दायां निलय, ठीक बात है। तो आरवी से क्या निकला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, मतलब अनऑक्सीकृत रक्त यहां से निकला। अब आप सबको पता है अनऑक्सीकृत रक्त मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कहां मिलेगी? लंग्स के पास में। तो भेज दो इस रक्त को लंग्स के पास में, भेज दिया जी। लंग्स के पास में से क्या मिल गई अपने? ऑक्सीजन मिल गई। तो ऑक्सीजन जैसे ही मिली तो ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो जो कहां भेजेंगे अपन? भेजना इसको टिश्यूज के पास में है, लेकिन डायरेक्ट टिश्यूज के पास में नहीं भेजेंगे इसको, है ना। ये ऑक्सीकृत रक्त है, इसको इसकी जरूरत कहां पे है? टिश्यूज के पास में, ऊतकों के पास में है। लेकिन यहां पर जैसे एकल परिसंचरण के अंदर क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसको अपना डायरेक्ट यहां भेजा टिश्यू के पास में। लेकिन यहां पर डायरेक्ट टिश्यू के पास में नहीं भेजेंगे क्योंकि बड़ा शरीर है यार, है ना, डायरेक्ट टिश्यू के पास में नहीं जाएगा। देखो मैं एक बात बताऊं, अपना हृदय वो कि मोटर की तरह समझो, मोटर की है, ठीक है। अपना हृदय क्या मोटर है, पंप करने का काम करता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अपना हृदय जो एक बार पंप कर दिया, इसने ब्लड को पंप किया, ठीक है, तो ये पंप करके इसने फेफड़ों के पास में भेज दिया, ठीक है। फिर उसका प्रेशर जो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर मेरा जो हृदय है और फेफड़ों के पास में इसने रक्त भेज दिया वहां पर इसने ऑक्सीकृत रक्त बन भी गया। अगर मुझे मेरे पैरों तक क्या है उस रक्त को भेजना है, कौन से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इस ब्लड को मुझे मेरे पैरों तक, सिर में भेजना है मेरे को, तो डायरेक्ट यहां से भेज सकता हूं क्या? नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि ये रक्त वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा ना, प्रेशर कम हो जाएगा। अरे जितनी ज्यादा दूरी होगी प्रेशर उतना कम नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? इस रक्त को वापस कहां भेजा जाता है? हृदय में भेजा जाता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीकृत जो रक्त है, इसको वापस कहां भेजेंगे? हृदय में भेजेंगे। और हृदय के अंदर भेजने से क्या होगा? हृदय इसको वापस पंप करेगा, और वापस पंप करेगा तो ये क्या होगा? और ज्यादा प्रेशर के साथ में जाएगा और पूरे शरीर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीकृत रक्त है वो कहां जाएगा? एलए के अंदर। एलए क्या है? लेफ्ट वाला अट्रियम, मतलब बायां आलिंद है, ठीक है। ये ब्लड यहां आया, फिर ये ब्लड यहां नीचे आएगा एलवी के अंदर। एलवी क्या है? लेफ्ट साइड का निलय है, ठीक है। तो ये फिर ब्लड यहां आएगा और नीचे से फिर ये ब्लड कहां जाएगा? दूसरे कलर से बनाओ क्या? चलो इसी से बना देते हैं, चलो अलग कलर ले लेते हैं। अब ये ब्लड कहां जाएगा? अब ये ब्लड जाएगा कहां पे? टिश्यूज के पास में जाएगा। कहां जाएगा? टिश्यूज के पास में, क्योंकि वो टिश्यूज के पास में तो भेजना था इस ब्लड को, ठीक है। डायरेक्ट नहीं भेज सकते थे अपन लंग्स से उसको टिश्यूज में, क्योंकि दूरी थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, ऐसा समझो दूरी ज्यादा है, प्रेशर कम हो जाएगा, तो एक बार वापस पंप कर देंगे तो जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक बात है। चलो टिश्यूज के पास में ये ब्लड गया, तो अब ब्लड कैसा हो जाएगा? ये कैसा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। क्यों? क्योंकि देखो ये ब्लड यहां से आ रहा है ना, देखो ये यहां से सारा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये टिश्यूज के पास में क्या हुआ? ऑक्सीजन तो टिश्यूज ने खींच ली और CO2 उसको दे दी, तो ये ब्लड हो जाता है कैसा? ये ब्लड हो जाएगा कैसा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये रक्त कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सी ब्लड है वो कहां जाएगा? वो RA से कहां जाएगा? RV के अंदर जाएगा। RA क्या है? राइट साइड का आलिंद, और RV क्या है? राइट साइड का निलय। तो ये पहले कहां आएगा? ये ब्लड हृदय के अंदर आएगा। हृदय में कहां पे आएगा? ऊपर वाले कमरे में। ऊपर वाला कमरा कौन सा है? राइट साइड का जो आलिंद है उसमें आएगा, ठीक है। और राइट साइड ये आलिंद से कहां जाएगा? राइट साइड वाले नीले से, और फिर नीले से एक ब्लड जो कहां जाएगा? लंग्स के पास में वापस जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर कहां जाएगा? एलए के अंदर LV, और फिर ये टिश्यूज के पास में, फिर वहां से वापस ये पूरा साइकिल जो है चलती रहेगी। समझ में आया या नहीं आया? दोहरा परिसंचरण क्या है समझ में आया या नहीं आया? ये क्या है जी? हृदय बनाया है,
क्या है? हृदय है। हृदय में 4 कमरे, ऊपर 2 कमरे किसके हैं? वो आलिंद के हैं। एक आपका हो जाएगा बायां आलिंद, दायां आलिंद, और एक हो जाएगा बायां आलिंद। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल भैया आई। ठीक है, एक दायां आलिंद हो जाएगा, एक बायां आलिंद। 2 कमरे नीचे हैं, वो किसके हैं? निलय के। एक दायां निलय, एक बायां निलय। यहां तक तो क्लियर होगी बातें? बिल्कुल भैया क्लियर होगी। उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो 4 कमरे हैं ना, इनका काम क्या है? ये हृदय के कमरे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जो राइट साइड का आपका निलय है, ठीक है, जो दायां निलय है, वहां से रक्त निकलेगा, और वो रक्त कौन सा रक्त होगा? वो रक्त होगा अनऑक्सीकृत रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मतलब उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और आप सबको पता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस रक्त को कहां भेजा जाता है? लंग्स के पास में भेजा जाता है। तो इस रक्त को कहां भेज देंगे अपन? लंग्स के पास में भेजेंगे। लंग्स के पास में वो ब्लड जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीकृत रक्त हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? फिर डायरेक्ट उसको टिश्यूज के पास में नहीं भेज सकते, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए वापस पंप करने भेजेंगे। किसके पास में? हृदय के पास में भेजेंगे। ठीक है, तो ये ब्लड कहां जाएगा? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हो गया ना लंग से, वो जाएगा हृदय के पास में। हृदय के कौन से कमरे में जाएगा? ऊपर वाले कमरे में। भैया ऊपर भी 2 कमरे हैं, कौन से कमरे में भेजूं इसको? आप एलए के अंदर भेज दो इसको। कौन से? बाएं आलिंद के अंदर भेजो इसको। तो बाएं आलिंद के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और फिर बाएं आलिंद से वो जाएगा बाएं निलय के अंदर घुसता है वो ब्लड। ठीक है, और उसके बाद में वो ब्लड कहां जाएगा? वो ब्लड जाएगा टिश्यूज के पास में। बाएं निलय से वो कहां जाएगा? टिश्यूज के पास में। और वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो टिश्यूज क्या करेंगे? उस रक्त से ऑक्सीजन खींच लेंगे, और फिर टिश्यूज उसको अपनी जो CO2 होगी वो रक्त में डाल देंगे। फिर वो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और वो ब्लड कहां जाएगा? हृदय में। हृदय में कौन से कमरे में जाएगा? अब एक ही कमरा बचा है, कौन सा? दायां आलिंद। उसके अंदर वो घुसेगा, और फिर ये पूरी साइकिल जो है इस प्रकार से ये चलती रहेगी। ये देखो, ऐसे इस प्रकार से ये साइकिल जो है चलती रहेगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल है। समझ में आई या नहीं आई? आई क्या? और ऐसे ये क्या है? दोहरा परिसंचरण है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। देखो यहां पर 2 बार परिसंचरण हो रहा है ना। एक बार देखो यहां से, देखो हृदय ने एक बार इसको पंप किया, एक बार इसको पंप किया, किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया, तो ये लंग्स के पास में गया। फिर ये ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हृदय में आ गया, तो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने पंप किया, तो टिश्यूज के पास में गया। तो 2 बार पंप कर रहा है, 2 बार परिसंचरण हो रहा है, इसलिए क्या कह दिया? इसको दोहरा परिसंचरण कह दिया। और यहां पर क्या हो रहा था? एक ही बार हृदय ने परिसंचरण किया। ठीक है, एक ही बार हृदय ने पंप किया, और ये ब्लड जो पूरा घूम के आ गया, इसको कहते हैं एकल परिसंचरण। और ये क्या हो गया? आपका दोहरा परिसंचरण। यहां पर आप एक चीज नोटिस करो कि हृदय के अंदर जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग कमरों के अंदर जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग कमरों में जाता है, मतलब आपस में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, दोहरे परिसंचरण के अंदर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होता। यहां पर देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, देखो एलए के अंदर गया, एलए से एलवी, और फिर डायरेक्ट टिश्यू के पास में। ठीक है, इनके बीच में यहां पर भी दीवार लगी हुई है, यहां पर भी दीवार लगी हुई है। फिर ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहले आरए के अंदर, फिर आरवी के अंदर, और फिर वो लंग्स के पास में चला जाता है। तो देखो आपस में मिक्स नहीं होता ये ब्लड। समझ में आई या नहीं आई यहां तक? दोहरा परिसंचरण। अब यहां पर मैं एक बात और लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर कितने कक्ष हैं भाई? 4 कक्ष वाला हृदय है। कितने कक्ष वाला हृदय है ये? 4 कक्ष वाला हृदय है। इंग्लिश में बात करूं तो कौन सा है? 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहां पर भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? 4 कक्ष वाला हृदय का एग्जाम्पल क्या होता है? आपके पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए, और आपके ममल्स। अपन ममल्स के अंदर आते हैं ना यार, तो स्तनधारी इंग्लिश में लिख देते हैं, और हिंदी में स्तनधारी। ठीक है, तो आपके पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, इनके अंदर क्या है? 4 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और इसमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? तो एकल परिसंचरण मैंने आपको समझा दिया, एक होता दोहरा परिसंचरण मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करूंगा एक अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, एक होता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, उसकी बात कर लेते हैं। चलो तो अगला बात करेंगे अपन अपूर्ण। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण। इंग्लिश में बताऊं तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे इसको, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन।
ठीक है, अब इसमें क्या होगा भैया, एकल परिसंचरण के अंदर कितने कमरे थे? 2 कमरे थे। दोहरे के अंदर 4 कमरे थे। फिर ये अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 3 कमरे होंगे। इसके अंदर जो हृदय है उसमें 3 ही कमरे होंगे। देखो अभी बनाता हूं कैसे क्या काम होता है इसके अंदर। ये देखो दोहरा परिसंचरण बनने की कोशिश तो करता है लेकिन पूरी तरह बन नहीं पाता है ना, आधा ही रह जाता है। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 कमरे होते हैं। ठीक है, 2 कमरे किसके हैं? आलिंद के। एक दायां आलिंद RA और एक बायां आलिंद LA, और नीले के पास में एक कमरा ही है। नीले के पास में एक कमरा ही दिया हुआ है भैया। ठीक है, तो आलिंद के 2 कमरे हैं और नीले के एक ही कमरा होता है। किसके अंदर है? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने हृदय बना दिया। अब यहां से क्या होगा? यहां से रक्त निकलेगा, नीले से जो है वो रक्त निकलेगा। कैसा रक्त निकलेगा? ये रक्त कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? डीऑक्सी ब्लड है। यहां से ये ब्लड निकला, और आपको पता है डीऑक्सी ब्लड है तो कहां भेजना पड़ेगा इसको? भैया भेज दो इसको लंग्स के पास में भेज दो। तो हमने भेज दिया इसको लंग्स के पास में भेज दिया। ठीक है, लंग्स के पास में गया तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? LA के अंदर जाता है। कहां जाता है? LA के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। अब ये LA से ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ये भैया आ जाएगा नीले के अंदर, आ जाएगा नीले के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये नीले से कहां जाएगा? फिर ये ब्लड कहां जाएगा आपका? ये जाएगा टिश्यूज के पास में, टिश्यूज के पास में। और टिश्यूज से ये ब्लड जो है वापस कहां जाएगा? आलिंद RA। ठीक है, दाएं आलिंद के पास में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका परिसंचरण जो होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि भैया आप ये कह रहे हो कि यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो LA के अंदर जाता है। ठीक है, और आप ये कह रहे हो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो RA के अंदर आता है। इसको मैं लिख देता हूं, ये कैसा है? डीऑक्सी ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड। ठीक है, डीऑक्सी ब्लड जो है वो इसके अंदर आ रहा है और ऑक्सी ब्लड इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो दोनों कमरे अलग अलग हैं। लेकिन उसके बाद में आप देखो यहां पर वेंट्रिकल जो नीले है उसके पास में तो एक ही कमरा है, उसके पास में तो एक ही कमरा है। तो दोनों रक्त जो है आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे क्या? बिल्कुल मिक्स होते हैं। ये दोनों रक्त जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो रक्त है यहां पर मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि नीले के पास में एक ही कमरा है और दोनों को एक ही कमरे में साथ रहना पड़ेगा, तो आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है मिक्सिंग हो जाती है, ब्लड की जो है मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है बढ़िया तरीका नहीं है। यहां पर जो आप जाएगा, ये जो ब्लड टिश्यू के पास में जाएगा ना, इसमें पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ये पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, इसमें मिक्स हुआ ब्लड है, इसमें मिक्स हो रखा है ब्लड, है ना। ऑक्सीजनेटेड भी है, डीऑक्सीजनेटेड भी है, तो ये बढ़िया तरीका नहीं है। किसके अंदर पाया जाता है ये, वो भी बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलो, ये कैसा है? पहले तो 3 कक्ष वाला है, 3 कक्ष हृदय। इंग्लिश में बात करें 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है ये। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस ले लो, एम्फीबियंस। ठीक है, और रेप्टाइल्स, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक बात है। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल होता क्या है? क्रोकोडाइल होता तो रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल जानते हो सब? मगरमच्छ जानते हो ना? हाँ, मगरमच्छ जो है वो होता तो रेप्टाइल है। ठीक है, अगर मगरमच्छ रेप्टाइल है तो उसके अंदर हृदय कैसा होना चाहिए भैया? 3 चेंबर वाला होना चाहिए, क्योंकि सभी रेप्टाइल्स के अंदर कैसा है? 3 चेंबर वाला आपका हृदय होता है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, मगरमच्छ जो है वो होता तो रेप्टाइल है लेकिन उसके अंदर 4 चेंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 चेंबर वाले में एग्जांपल में एक और लिख देता हूं, मगरमच्छ। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोकोडाइल। ठीक है, ये होता क्या है? यह होता तो लिख भी देता हूं मैं ना, बाद में आपको याद रहेगा। होता तो
ऐसे आप भी लिख लिया करो, होता तो रेप्टाइल है, रेप्टाइल है, क्योंकि आज तो आपको याद है लेकिन बाद में भूल जाओगे। लेकिन इसमें 4 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर एक्सेप्शन है ना, समझ में आ गई बातें। चलो, तो मैंने आपको बता दिया, एकल परिसंचरण बता दिया, दोहरा बता दिया, और आपका अपूर्ण दोहरा आपको परिसंचरण बता दिया। अब अपन चलते हैं दोहरा परिसंचरण में, कुछ बातें और कर लेते हैं, है ना, कुछ बातें और करते हैं दोहरा परिसंचरण में। क्या बातें करते हैं, ध्यान से देखो। अभी सिर्फ आप इतना देखना, ठीक है, अभी आप सिर्फ ये इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, ये जो ब्लड जा रहा है, ये जो ब्लड जा रहा है, इसको देखो। ठीक है, तो ये जो परिसंचरण हो रहा है, ये कैसा परिसंचरण है, इसको कहेंगे सिस्टमिक परिसंचरण। क्या कहेंगे, सिस्टमिक परिसंचरण कहेंगे। इस परिसंचरण का नाम क्या है, सिस्टमिक परिसंचरण। ठीक है, जो टिश्यू से हृदय से, टिश्यूज और टिश्यू से हृदय की तरफ जा रहा है ना, ये देखो, इस परिसंचरण की बात कर रहा हूं, जो हृदय से टिश्यूज तक आ रहा है और फिर टिश्यूज से ये हृदय के पास में जा रहा है, बस इतनी परिसंचरण की बात कर रहा हूं, इतना। ठीक है, ये वाला जो परिसंचरण है ना, इतना। ठीक है, ये वाला इस परिसंचरण को क्या कहते हैं अपन, सिस्टमिक परिसंचरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, सिस्टमिक परिसंचरण। ठीक है, और ये वाला जो है ना, इस साइड वाला, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, जो ये देखो हृदय से ये रक्त जा रहा है कहां पे, लंग्स के पास में, और लंग्स से वो वापस हृदय के पास में जा रहा है, हृदय से लंग्स, और ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। पहले मैंने किसकी बात करी, हृदय से टिश्यू से, और हृदय टिश्यू हृदय टिश्यू हृदय, इस परिसंचरण को कहते हैं सिस्टमिक परिसंचरण। और एक है आपका यहां से हृदय से लंग्स और लंग्स से हृदय, इस वाले क्या कहेंगे, इस वाले को कहेंगे अपन, इसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, या फिर पल्मोनरी परिसंचरण बोल दो, परिसंचरण। ठीक है, पल्मोनरी क्यों कहा इसको फुफ्फुस परिसंचरण भी इसको कहते हैं ना, फुफ्फुस वर्ड किसके लिए आता है, लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए ना। तो देखो, ये वाला जो आपका जो ब्लड जा रहा है वो कहां जा रहा है, फेफड़ों के पास में जा रहा है, इसलिए इसको पल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं। समझ में आई यहाँ तक बातें। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है क्या। 1 मिनट देखने। ओके, डन। चलो, पानी भी पी लेते हैं साथ में। चलो, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन वो घुमा के फिरा के ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है भैया, अभी बताता हूं आपको। ये पूछ सकता है कि सिस्टमिक हृदय कौन सा होता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि सिस्टमिक, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है वो, सिस्टमिक हृदय कौन सा होता है। अब आपको बोला कि भैया हमें तो यही पता है कि हृदय होता है और हृदय में 4 कमरे होते हैं, और आलिंद और निलय, है ना, ये हमें पता है, एक दायां एक बायां आलिंद, एक दायां और बायां निलय। ठीक है, हमें पता ही नहीं ये सिस्टमिक हृदय कौन सा आ गया नया। ठीक है, और एक और हृदय होता है, इसको कहेंगे अपन पल्मोनरी हृदय। पल्मोनरी हृदय कह दो या फिर इसको फुफ्फुस हृदय कह दो, ठीक है। तो ये कौन से हृदय आ गए, ये कौन से हृदय आ गए, अपने अंदर होता है क्या, बिल्कुल होते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखो भाई। सिस्टमिक हृदय किसको कहेंगे, दोहरे परिसंचरण में चलते हैं। इस वाले हृदय पे फोकस करो, इस वाले हृदय पर फोकस करो आप, है ना, इस लेफ्ट साइड वाले पे फोकस करो। ठीक है, 4 कमरे हैं, 4 कमरों में से इस लेफ्ट साइड वाले 2 कमरे हैं, उन पे फोकस करो। ऊपर और नीचे वाले जो लेफ्ट कमरे हैं उन पर फोकस करो। कर लिया भैया फोकस। और ध्यान से देखो, क्या देखिए भैया, ध्यान से यार, मैंने आपको बताया कि ये जो हृदय से टिश्यूज और टिश्यू से हृदय तक जो आ रहा है, इस परिसंचरण को क्या कहते हैं, सिस्टमिक परिसंचरण कहते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला जो हृदय है ना, जो लेफ्ट साइड में ये वाला जो हृदय है, वो रक्त को कहां पंप कर रहा है, वो रक्त को कहां पंप कर रहा है भैया, वो रक्त को पंप कर रहा है टिश्यूज के पास में।
ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो हृदय है वो पंप कहां कर रहा है रक्त को, वो टिश्यूज के पास में भेज रहा है रक्त को, ठीक बात है। तो राइट वाले को देखो ध्यान से, राइट वाला जो हृदय है वो कहां भेज रहा है रक्त को, वो भेज रहा है लंग्स के पास में। और ध्यान से देखो, लेफ्ट वाला जो है हृदय है वो पंप कर रहा है रक्त को टिश्यूज के पास में, और राइट वाला वो कहां पंप कर रहा है, लंग्स के पास में, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, सिस्टमिक हृदय। सिस्टमिक हृदय कौन सा होगा, सिस्टमिक हृदय होगा आपका LA प्लस LV वाला, जो कहां भेजेगा रक्त को, जो रक्त को पंप करेगा कहां पे, टिश्यूज के पास में पंप करेगा ना। तो ये जो है ये जो सिस्टमिक हृदय क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज के पास को भेजता है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड को टिश्यूज को भेजता है ना। तो ये हो गया आपका सिस्टमिक हृदय। पल्मोनरी हृदय कौन सा हो जाएगा, वो आपका राइट साइड वाला हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएंगे RA प्लस RV, ठीक है। तो ये वाले कहां भेजते हैं, आपके लंग्स के पास में भेजते हैं, लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी या फिर फुफ्फुस, ठीक है। तो वहां पर ये ब्लड को भेजते हैं। तो ये क्या भेजते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ना, समझ में आ गई बात है ना। तो पल्मोनरी हृदय किसको कहेंगे, सिस्टमिक हृदय किसको कहेंगे, यहां तक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन मानव हृदय की बात करेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं मानव हृदय, ठीक है। ये अपन ने हृदय की बात कर ली, परिसंचरण बात कर ली, अलग अलग परिसंचरण मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल्स भी उनके बता दिए। अब बात करेंगे अपन मानव हृदय की बात करेंगे, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए जी, मानव हृदय। इंग्लिश में बात करें तो ह्यूमन हार्ट। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे और फिर इसकी संरचना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। हृदय की पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसी होती है ना, उसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं, मतलब इसका ओरिजिन कैसा है। उत्पत्ति है जी इसकी मीजोडर्मल, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं मध्यजन परत स्तर, मध्यजन स्तर। इंग्लिश में कहेंगे इसको मीजोडर्मल, है ना। तो इसका ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। हिंदी में बात करूं तो इसका उत्पत्ति कैसी है, मध्यजन स्तर की उत्पत्ति है इसकी, ठीक है। और ये इसका आकार कैसा होता है, जो बंद मुट्ठी होती है ना अपनी, देखो बंद मुट्ठी जो है इस आकार का होता है, देखो इस तरीके का ना। ये देखो अपने हाथ की मुट्ठी देखो, और इस प्रकार का जो इसका आकार होता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका आकार होता है। तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। एनसीईआरटी ये बात लिखती है भाई, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ठीक है। बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कौन है, हृदय की बात चल रही है। जो मानव का हृदय है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। फिर इसके वेट की बारे में बात कर लेते हैं। वेट कितना होता है भाई हृदय का, ठीक है। तो हृदय का जो वेट है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम हो सकता है ना, 250 ग्राम से 300 ग्राम हो सकता है, ठीक है। अब आपका जो हृदय वो होता कहां पे, अगर पिछला चैप्टर देखा था आपने सब्शन वाला, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था और मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाए थे कि फुफ्फुस के बीच में हृदय होता है, ठीक है। और वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है ना, कहां बाईं तरफ की तरफ वो थोड़ा टेढ़ा होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो डायग्राम बना के भी दिखाया था। मैं बताता हूं चलो। तो हृदय कहां होता है, हृदय होता है दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़े जो है यहां पे और इनके जस्ट बीच में के मध्य वक्ष गुहा में, अभी बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा, सुनो बस। वक्ष गुहा में स्थित होता है, यह थोड़ा सा बाईं तरफ
बाईं तरफ झुका हो रहता है। चलो अब आपको एक चीज पूछूं मैं, हृदय कहां होता है? तो आप सब कहोगे भैया यहां होता है, बाईं साइड में होता है ना, लेफ्ट साइड में। तो हृदय जो है वो बाईं साइड में नहीं होता है। पहली बात तो ये, हृदय जो है वो ना बाईं साइड में होता है ना दाईं साइड में होता है। हृदय होता है बीच में, ठीक है। यहाँ जो बीच में, ये जो बीच वाली हड्डी होती है ना, यहाँ बीच में होता है, दोनों फेफड़ों के जस्ट बीच में होता है, ठीक है। तो भैया ये क्यों कहते हैं कि बाईं साइड में होता है? यार वो कहते गलत भी नहीं है ना, हृदय होता बीच में ही है, जस्ट सेंटर में होता है, लेकिन इसका नीचे वाला थोड़ा सा भाग जो है ना, थोड़ा सा वो झुका होता है लेफ्ट साइड में ना। जो पूरा हृदय जो है वो बीच में ही स्थित होता है, ठीक है। दाएं और जो दोनों फेफड़े जो है इनके बीच में जो है वो स्थित होता है। जो बीच वाली जो हड्डी है ना, यहां पर ही होता है हृदय, लेकिन जो थोड़ा सा जो हृदय है वो झुका हुआ होता है कहां पर? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो मतलब ये मतलब ऐसा नहीं पूरा हृदय भी पूरा हृदय ही लेफ्ट साइड में होता नहीं, बीच में होता है हृदय, लेकिन थोड़ा सा नीचे से जो झुका हुआ होता है। मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम में कि फेफड़ों में कार्डियक नोच भी होती है, पिछले चैप्टर में दिखाया भी था मैंने आपको ना। कार्डियक नोच होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो अपना जो हृदय होता है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों फेफड़ों के मध्य होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा कौन सी होती है? पिछले चैप्टर में अपन बात कर चुके हैं डिटेल में। ये तो थोड़े से कैविटी ऊपर वाली जिसमें अपने फेफड़े भी होते हैं वही होता है ना। वक्ष गुहा में स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य में होता है, और थोड़ा सा बाईं तरफ ये झुका हुआ होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ में झुका हुआ रहेगा, ठीक बात है। चलो, और यहां पर एक चीज और लिख देता हूं, उदर भाग में होता है। हृदय कहां होता है? उदर भाग में। ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। उदर भाग में मतलब वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, ठीक है। उदर भाग में मतलब आगे की तरफ होता है हृदय, पीछे की पीछे थोड़ा ना होता है, आगे होता है हृदय तो ना, ये तो आपको पता ही है। चलो एक पॉइंट और बताऊं मैं आपको, एक पॉइंट और बता देता हूं। वो पॉइंट क्या है? आपने ये देखा होगा कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और वो ये क्लेम भी करते, कुछ फिल्मों में देखा होगा, और आपने कुछ ऐसे कैरेक्टर देखे होंगे आपने आसपास जो कहते हैं कि हमारा हृदय जो है वो दाईं तरफ है, राइट साइड में है। तो जो हृदय तो वो तो बीच में ही होता है, हृदय तो बीच में ही होता है, लेकिन नॉर्मल इंसानों के अंदर, मतलब नॉर्मली वो है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनके अंदर जो है हृदय क्या होता है? बाईं साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो हृदय है वो होता बीच में ही है, लेकिन जो थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होना चाहिए वो कहां होता है? दाईं तरफ झुका हो जाता है, ठीक है। जैसे आप और मेरे में, ठीक है, जो हृदय वो होता बीच में, सबके अंदर बीच में ही है, लेकिन थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है। वही मैं बात करूं अबनॉर्मल पोजीशन की, तो हृदय होगा बीच में ही, लेकिन थोड़ा सा दाईं तरफ झुका हुआ होगा, बाएं की जगह वो दाईं तरफ होगा, ठीक है। तो ये अबनॉर्मल पोजीशन है इसकी, अबनॉर्मल पोजीशन है, और इसको कहते क्या है? अगर अबनॉर्मल पोजीशन है मतलब दाईं तरफ अगर ये झुका हुआ होगा तो उसको क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या कहेंगे इस कंडीशन को? क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो जिसके अंदर ये, जिस भी इंसान के अंदर ये हृदय जो है वो बाईं तरफ ना होकर दाईं तरफ झुका हुआ होता है, तो उसके अंदर वो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अपन डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं उस कंडीशन को, ठीक है। यहां तक अपन ने कर ली हृदय की बातें। अब बात करेंगे अपन हृदय की जो बाहरी जो भित्ति है, दीवार जो है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी कवरिंग है उनकी बात करेंगे, कौन कौन सी लेयर्स है उनकी बात करेंगे। ध्यान से देखो भाई, हृदय के पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं इसकी संरचना और बताऊंगा, पहले दीवारें की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइम अभी कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो हृदय की भित्ति, हृदय की भित्ति और आवरण, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, हृदय की जो दीवार है, जो भित्ति है, ठीक है, उसमें मतलब उसकी कवरिंग कैसी है, उसके आवरण कैसा है, उसमें कितनी परतें हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखो, मैं बनाता हूं।
ऐसा ही मैं इसी को कॉपी मार देता हूँ, इतना टाइम कौन लगाएगा, वरना कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा इसका और श्रृंगार करना पड़ेगा। ले चल जतन सप्त समंदरों पर। ठीक है, और उसके बाद में बनाते हैं ठीक है, और उसके बाद ठीक है, चलो ये इसकी क्या है, दीवार है। ठीक है, हृदय की दीवार है, ये मैंने क्या बनाई है, हृदय की दीवार बनाई है। और हृदय की भित्ति के अंदर कुछ परतें हैं। ठीक है, उन्हीं परतों की बात करने वाले हैं। तो ये अलग अलग परतें हैं हृदय के अंदर। ठीक है, इनकी अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो परत है ये वाली परत है, सबसे पहले इस परत की बात करते हैं। ये सबसे बाहरी परत है और इस परत का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको, पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये सबसे बाहरी परत है, ये सबसे कैसी है, बाहरी परत है। ठीक है, पेरिकार्डियम। ठीक बात है। और इस पेरिकार्डियम के अंदर भी अलग अलग परतें हैं। इस पेरिकार्डियम के अंदर भी आप देखो, ये इतनी बड़ी मैंने आपको बता दी, ये पेरिकार्डियम है, इसके अंदर भी अलग अलग परतें हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये 3 परतें हैं इसके अंदर भी, इनकी भी बात कर लेते हैं। आ जाओ। तो ये जो सबसे अंदर वाली है, सबसे पहले बाहर वाली का बात करें क्या, चलो सबसे अंदर वाली जो है, ये जो सबसे अंदर वाली है, इसका नाम है विसरल पेरिकार्डियम। जो अंदर की तरफ है इसको क्या कहेंगे, विसरल पेरिकार्डियम, है ना। सबसे पहले पूरी लेयर जो है ये पूरी बड़ी परत है, इस परत का नाम पेरिकार्डियम, सबसे बाहर की परत है। ठीक है, इस परत के अंदर भी परतें हैं। तो ये परत है, इसका क्या नाम है, विसरल पेरिकार्डियम। और इसकी बनी हुई किसकी है, ये बनी हुई किसकी है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये भैया बनी हुई है सिंपल स्क्वमस टिश्यू, स्क्वमस इपिथेलियम की ये बनी हुई है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में अगली परत की बात करता हूं। अगली परत कौन सी है, ये वाली परत, ये वाली। ठीक है, इसका क्या है, पेराइटल पेरिकार्डियम बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे, पेराइटल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये भी किसकी बनी हुई है, दोनों सेम सेम ही है। तो ये किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वमस इपिथेलियम की ये भी बनी हुई है। ठीक बात है। उसके अलावा आपको एक और परत दिख रही होगी भैया, कौन सी परत, ये वाली देखो, ये वाली, ये जो मैंने धागे से बनाया ना, ये वाली परत, ये वाली बाहर वाली परत। तो इस परत का नाम क्या है वो भी बताता हूं आपको। ये जो परत है, ये कौन सी परत है, ये आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये कौन सी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। किसकी बनी हुई है फाइब्रस पेरिकार्डियम, कोलेजन फाइबर की ये बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, कोलेजन फाइबर की ये बनी हुई होती है। ठीक है, धागे से आपको दिख भी रहे होंगे। और ये किसकी बनी हुई है, कोलेजन फाइबर की ये बनी हुई है, कोलेजन फाइबर की ये बनी हुई है। ठीक बात है। और जो कोलेजन फाइबर होता है वो क्या होता है, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे, अपन टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में, उसमें तो बात करेंगे इसकी। तो ये कोलेजन फाइबर की बनी हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया, अपन क्या पढ़ रहे हैं, हृदय की भित्ति दीवार के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर कौन कौन सी परतें, सबसे पहली परत कौन सी है, पेरिकार्डियम, जो सबसे बाहर की परत है। इस बाहर की परत के अंदर भी परतें हैं, हाँ, इस परत के अंदर भी परतें हैं। तो इसके अंदर जो ये अंदर वाली परत है इसका नाम है विसरल पेरिकार्डियम, जो किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। फिर अंदर ये जो बाहर वाली परत है, ठीक है, ये अंदर बाहर वाली परत के अंदर भी ये अंदर वाली परत है। ठीक है, और ये जो परत है इसका नाम है पेराइटल पेरिकार्डियम, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और ये जो फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है, ये देखो फाइबर धागे से आपको दिख रहे होंगे, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो 3 पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम जो सबसे बाहर की परत है और इसके अंदर भी 3 अलग अलग परतें हैं, वो मैंने आपको बता दी।
अब बात करते हैं ये बीच वाली लेयर, ये जो लाल रंग के अंदर मैंने बनाई है ये कौन सी है? ये है मायोकार्डियम। कौन सी है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है स्मूथ मसल्स की, चिकनी पेशी की बनी हुई है, चिकनी पेशी, चिकनी पेशी की ये बनी हुई है। ठीक है, फिर ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर जो परत बनाई है, ये जो मैंने ब्लू कलर में जो परत बनाई है ये कौन सी है? ये है एंडोकार्डियम। ये है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। और ये भीतरी परत है भाई, है ना। बाहरी परत कौन सी थी? पेरिकार्डियम। और जो एंडोकार्डियम वो कैसी है? भीतरी परत है, भीतरी परत है। ठीक है, चलो जी। और आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया आपने इस परत में ये बीच में गोल 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 ये क्या बनाए हैं? तो मैंने कहा कि भैया जो आपके हृदय है उसकी जो मसल्स हैं उनको भी तो रक्त की जरूरत होगी। बिल्कुल भैया, जरूरत तो होगी उनकी मसल्स को भी। तो यहां पर ये क्या बनाई गई है? ये ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है? रक्त वाहिका, रक्त वाहिकाएं हैं। समझ में आई बातें? तो ये आपके हृदय की दीवार है, ये हृदय की दीवार है। हृदय की दीवार के अंदर जो मेजर जो है वो 3 परतें हैं। जो सबसे बाहर वाली परत है उसका नाम क्या है? उसका नाम पेरिकार्डियम होता है। और ये जो बाहर की दीवार है, जो बाहर की परत है पेरिकार्डियम, इसके अंदर भी 3 परतें हैं। एक है आपकी विसरल पेरिकार्डियम, एक है आपका पेराइटल पेरिकार्डियम और एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद मैंने बात करी जो बीच वाली परत है उसका नाम है मायोकार्डियम। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाली परत है उसका नाम है एंडोकार्डियम। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं एंडोकार्डियम जो वो किससे बनी हुई होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एंडोकार्डियम है वो आपका सिंपल, वही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ये भी बनी हुई है। अब यहां पर एक चीज और होती है, यहां पर एक चीज और होती है, वो भी बता देता हूं मेरे को। यहां पर एक द्रव भरा हुआ होता है, यहां पर एक, इन दोनों के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है। उस द्रव का नाम क्या है अभी बात करते हैं। एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्या है? एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड का नाम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये फ्लूइड कौन सा है? इस फ्लूइड का क्या नाम है? इसको कहते हैं हृदय आवरणी, हृदय आवरणी द्रव, हृदय आवरणी द्रव कहते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। हिंदी में कहेंगे इसको हृदय आवरणी द्रव और इंग्लिश में कहेंगे इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये बीच में द्रव भरा हुआ होता है। यहां तक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हृदय की दीवार जो है उसकी अपने बात करी। हृदय की दीवार जो है वो 3 परतों से बनी हुई है। सबसे बाहर वाली परत पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम। और इनके बीच में जो है पेरिकार्डियम के अंदर, पेरिकार्डियम के जो अंदर जो 3 परतें हैं उनके बीच में क्या है? एक द्रव भरा हुआ होता है। उस द्रव का नाम क्या है? हृदय आवरणी द्रव, या फिर आप कह दो उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कह दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपन बात करेंगे संरचना की। तो हृदय की संरचना और पढ़ेंगे, फिर आज का लेक्चर करेंगे खत्म। ठीक है, तो बात करेंगे अपन हृदय का, हृदय की संरचना की बात करेंगे, है ना। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए भैया, क्या? हृदय की संरचना, हृदय की संरचना। 1 मिनट दीजिए। हृदय की संरचना कैसा दिखता है हार्ट, है ना। तो जो एग्जैक्ट डायग्राम है हार्ट का वो अपन नहीं करेंगे क्योंकि उससे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार बंद करूं, ठंड लगने लग गई मेरे को। ठीक है, उससे समझ में नहीं आएगा। किससे आएगा? अभी मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा उससे समझ में आएगा। ठीक बात है। तो जो अपना एनसीईआरटी में डायग्राम देखा है उसको अपन देखेंगे, लेकिन समझने के लिए अपन एक अलग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो उससे अपन समझेंगे क्या क्या सामान होता है हृदय के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले तो बनाते हैं हृदय। चलो कैसा बनाऊं? जैसा अपन बनाते हैं वैसा ही बना दूं क्या? ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, इस प्रकार का होता नहीं है हृदय।
ठीक है, लेकिन अपन को समझने के लिए अपन इस प्रकार का लेंगे एक बार, है ना, अपन को समझना है इसलिए अपन इस प्रकार का बना रहे हैं। ठीक बात है। चलो बाकी हृदय कैसा होता है वो तो आपको सबको देखा डायग्राम तो सबने देखा होगा ना, ऐसा नहीं होता हृदय ना। चलो अब मैं आपको सबको पता है कि हृदय के अंदर 4 कमरे हैं, 4 कक्ष हैं, ठीक है। अपने हृदय की बात करें तो 4 कक्ष तो है ही अपने इसके अंदर, है ना। 2 क्या है, ऊपर कमरे हैं और 2 नीचे कमरे हैं। 2 ऊपर वाले कौन से आलिंद है और 2 नीचे वाले निलय हैं, ठीक है। बना लेते हैं जी, 4 कमरे में यहां पर बना देता हूं। ये लो जी ऊपर वाली बिल्डिंग तैयार, ठीक है। थोड़ी सी इसको नीचे कर लेते हैं, हाइट थोड़ी सी इसकी ऐसे। ये आपका ऊपर वाला कमरा, तो ऊपर वाली फ्लोर तैयार हो गया। अब इसमें कमरे बना देते हैं। ये यहां पर मैंने 2 कमरे बना दिए। ऐसे ही जो है वो नीचे भी कमरा होता है। ये नीचे वाले 2 कमरे तैयार, ठीक है। तो यहां पर 4 कमरे जो है वो तैयार हो गए। नाम अपन शॉर्ट में इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, RA है, ठीक है। ये क्या है, LA है। ये क्या है, RV है। और ये क्या है, LV है। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं इनके पूरे नाम लिखने वाला हूं और ध्यान से आप देखते रहना, ठीक है। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। चलो एक एक को समझते हैं। पहले मैं कुछ संरचनाएं बनाऊंगा और उसके बाद अपन एक एक को समझेंगे। ये साथ साथ में समझते जाते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो ये सबसे पहले तो ये जो है आपकी 2 आलिंद जो है ना, ये 2 आलिंद है, एक दायां आलिंद है एक बायां आलिंद है। इनके बीच में यहां पर आपको एक दीवार दिख रही होगी भैया, बिल्कुल हमें यहां पर दीवार दिख रही है, ठीक है। तो ये जो दीवार है इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो इसका नाम कर लेते हैं अपन, है ना। तो इसका नाम क्या है पहले तो वो देखो, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंतर आलिंदी पट। इसको क्या कहेंगे, अंतर आलिंदी पट। 2 आलिंद के बीच में ये 2 दीवार बनी उसको क्या कहेंगे, अंतर आलिंदी पट कहेंगे, ठीक है। और ये कैसी होती है, पतली होती है। ये जो अंतर आलिंदी पट है ये कैसा होती है, पतली होती है, ठीक बात है, पतली सही लिखते हैं, पतली होती है। ये दीवार जो है कैसी होती है, पतली होती है, ठीक बात है। ऐसे ही यहां पर आप देखो निलय के बीच में भी ये 2 निलय हैं, इनके बीच में भी एक दीवार है, बिल्कुल भैया दीवार है। और इस दीवार का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंतर निलय पट। और ये कैसी होती है, ये मोटी होती है। ये कैसी होती है, मोटी होती है। और आप एक चीज और नोटिस करोगे, ये RA और RB के बीच में ऊपर वाले जो 2 फ्लोर है, ऊपर वाले कमरे और नीचे वाले कमरे के बीच में भी तो दीवार बनी हुई है। इसका नाम भी बता दो हमें, ठीक है। इसका नाम भी बता देते हैं, आ जाओ। इसका नाम क्या होता है, आलिंद निलय पट। इसका नाम क्या हो जाएगा, आलिंद निलय पट, ठीक है। 2 आलिंदों के बीच की जो दीवार है उसको क्या कहेंगे अपन, अंतर आलिंदी पट कहेंगे। 2 निलय के बीच में जो दीवार है उसको क्या कहेंगे, अंतर निलय पट कहेंगे। और 2 आलिंद और निलय के बीच में जो दीवार है उसको क्या कहेंगे, आलिंद निलय पट, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या, कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं। चलो यहां पर बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो मैं यहां पर ब्लड वेसल बनाता हूं, ध्यान से देखते रहना भाई, ध्यान से देखते रहना। एक मिनट, ये क्या कर दिया, गड़बड़। यस। ठीक है। और ऐसा ही एक यहां पर होगा,
ये ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट दीजिए भाई, इसको थोड़ा सही बनाने की कोशिश करते हैं। चलो एक बार समझ लेते हैं अपन, फिर अपन एनसीईआरटी वाला डायग्राम तो देखेंगे ही देखेंगे, थोड़ा सही बनाते हैं वापस। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन नहीं है मतलब, चलो ठीक है। ये हृदय से क्या जुड़ी हुई हैं, शिराएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है, शिराएं हैं। कौन कौन सी शिराएं, अभी इनके नाम में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनके नामों की बात कर लेते हैं। ये कौन सी है जी, इसको कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। इसका नाम क्या है, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, क्या है ये, शीरा है। ठीक है, महाशिरा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। ये सुपीरियर वेना केवा, इसका काम क्या है, जो ऊपर वाले अपने जो अंग है ना, डायफ्रम सब जानते हो, डायफ्रम से ऊपर वाले जितने भी अंग हैं, आपके सिर हो गए, आंख हो गई, गाल हो गए, होठ हो गए, यहां से जितना भी रक्त जो जाना है ना, यहां पर जितना भी रक्त जाना है, या फिर यहां से जो रक्त आना है, ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाना ना, तो सिर से यहां से जितना भी ब्लड आएगा वो कहां से आएगा, इसी से आएगा। ये जो सुपीरियर वेना केवा है इसी में आएगा, ऊपर वाला, इसीलिए इसको कहा सुपीरियर, है ना। इस महाशिरा को क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर वाला जो अपने सिर का, ये जो डायफ्रम से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है ना, अपने गला हो गया, सिर हो गया, मुंह हो गया, जितना भी हो गया ना, यहां से जितना ब्लड आना है ना, वो इसी से आएगा, इसी से आएगा वो सारा ब्लड। ठीक बात है। और ये जो नीचे वाली एक और शिरा है, ये भी महाशिरा है, लेकिन ये कौन सी है, ये इन्फीरियर वेना केवा। इसका नाम क्या है, इन्फीरियर वेना केवा। ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्यों कहते हैं, डायफ्रम से नीचे जो ऑर्गन है, ठीक है, उनसे जो ब्लड आएगा ना, वो कहां से, वो किस में आएगा, इंफीरियर वेना केवा। डायफ्रम से नीचे आपके जितने भी ले लो, किडनी विडनी जितने भी ले लो, वो जहां से, वो जो अंग है, वहां से जितना भी जो रक्त आना है वो इससे आएगा, किससे, इंफीरियर वेना केवा से। तो ऊपर से, डायफ्रम से ऊपर जितने भी अंग है, वहां से अगर रक्त आ रहा है तो वो किस में आएगा, सुपीरियर वेना केवा में आएगा। और डायफ्रम से नीचे जो अंग है, वहां से अगर जो रक्त आ रहा है वो कहां, किस में आएगा, इंफीरियर वेना केवा में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिर ये एक और मैंने यहां पर जो है वो रक्त वाहिका बनाई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोरोनरी साइनस। क्या नाम है इसका, कोरोनरी साइनस। और अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि कोरोनरी सिस्टम, मैंने आपको समझाया था, कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी वर्ड जो है वो किसके लिए अपन यूज करते हैं, जो रक्त वाहिकाएं जो हृदय को रक्त सप्लाई करती हैं। मतलब हार्ट को भी, यार हार्ट की जो मसल्स हैं उनको भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भैया जरूरत तो पड़ेगी, है ना। जो मसल्स हैं हार्ट की उनको भी जरूरत पड़ेगी, पूरे शरीर को पड़ रही है, तो हार्ट तो खुद काम कर रहा है, उसको भी जरूरत पड़ेगी। तो हार्ट के पास में जो रक्त पहुंचाएगी उसको क्या कहेंगे अपन, कोरोनरी साइनस कहेंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या है, हृदय से हृदय को ही रक्त पहुंचाने का काम है इसका ना। चलो यहां तक ये आपको रक्त वाहिकाएं समझ में आ गई होंगी। यहां पर भी रक्त वाहिकाएं होती हैं, कहां पर, यहां पर, अभी बनाता हूं मैं, यहां पर भी रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये पल्मोनरी वेन है। क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो जो पल्मोनरी वेन है वो 2 जोड़ी में होती है भैया ना। यहां पर देखो 2 जोड़ी में है, तो आपको 4 दिख रहे होंगे यहां पे ना, तो 2 जोड़ी का मतलब 4 होंगे। ठीक है, चलो पल्मोनरी वेन समझ में आ गई, सुपीरियर वेना केवा समझ में आएगा, इंफीरियर वेना केवा क्या होती है, और आपकी कोरोनरी साइनस क्या होता है। यहां तक आपकी बातें क्लियर है। उसके बाद में कुछ और बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देखो ध्यान से देखो, सीरा की बात कर ली तो महाधमनी की बात भी कर लेते हैं। चलो
ये क्या है? ये है महाधमनी, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको अवोर्टा। क्या कहते हैं? अवोर्टा। हिंदी में महाधमनी। महाधमनी ये सबसे बड़ी धमनी है ना, सबसे बड़ी धमनी यही होती है, इसलिए इसको महाधमनी कहते हैं। सबसे बड़ी धमनी है ये, ठीक है। उसके आगे अपन बात करते हैं आरवी की। यहां से भी कुछ निकलता है, बिल्कुल निकलता है। क्या निकलता है यहां से? ध्यान से देखो भाई, एक मिनट। यहां से क्या निकलती हैं? यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी निकलती है। यहां से क्या निकलती है? फुफ्फुस धमनी। ये कौन सी धमनी है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से नाम पता लगा आपको। इंग्लिश में कहेंगे इनको पल्मोनरी आर्टरी कह देंगे। क्या कह देंगे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जो फुफ्फुस धमनी है ये कहां जाएंगी? ये जाएंगी हृदय के पास। हृदय के पास में बोल रहा हूं, फेफड़ों के पास में जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम आपको थोड़ी देर पहले दोहरा संचरण मैंने आपको पढ़ाया था, परिसंचरण, तो उससे आप देखो, कनेक्ट करो। ये जो आरवी है, आरवी से जो रक्त निकलता था, है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वो कहां गया था? फेफड़ों के पास में। तो ये वाली जो है ना, ये फुफ्फुस धमनी, यही फेफड़ों के पास में लेके जाती है। ठीक बात है, चलो यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर ये जो दीवार है आरए और एलई के बीच में, दो आलिंदों के बीच में तो दीवार लगी हुई है, वो क्यों लगी हुई है? इसलिए लगी हुई है कि आरए का जो ब्लड है वो एलए में मिक्स ना हो आपस में, ठीक है। ऐसे ही आरवी और एलवी के बीच में भी दीवार है। ये दीवार क्यों लगी हुई है? इसलिए लगी हुई है कि इन दोनों के बीच में जो ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया यहां आरए और आरवी के बीच में भी तो दीवार लगी हुई है। और अपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आरए के अंदर जो ब्लड आएगा वो आरवी के अंदर नीचे जाएगा, और एलए के अंदर जो ब्लड आएगा वो एलवी के अंदर नीचे जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन दोहरा परिसंचरण पढ़ा है, उसमें अपन देख के आए हैं। यहां पर तो आपने दीवार लगा रखी है, तो ब्लड आएगा कैसे? यार ये दीवार होती तो है, आलिंद और नीला के बीच में दीवार होती तो है, लेकिन यहां पर छेद भी होता है इस दीवार में। क्या होता है? इसमें छेद भी होता है इस दीवार में। तो देखो यहां पर मैं छेद बना देता हूं। ऐसे ही यहां पर आरए और आरबी के बीच में भी छेद होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में छेद है, तो यहां पर से क्या है? ब्लड जो है आ जा सकता है। अब ब्लड जो है, आप ये क्या सोचोगे कि भैया यहां से आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ब्लड नीचे ही आएगा? ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। तो ये ब्लड ऊपर वापस ऊपर की तरफ ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं? यहां पर आप यहां पर गेट लगा रखे हैं, वॉल लगा रखे हैं ना। तो वो वॉल कैसे है, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो वॉल लगा हुआ है आरए और आरबी के बीच में, जो वॉल लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? एक मिनट। यहां पर जो लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? तीन पलड़े वाला गेट लगा हुआ है ना। तो ये जो है इसको कहेंगे अपन ट्राइकस्पिड वोल्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? वो नाम बताता हूं आपको। इसको कहते हैं, ये जो वोल लगा हुआ है यहां पर, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। ट्राइकस्पिड वोल्व। और हिंदी में इसको कहते हैं त्रिवलनी कपाट। ठीक है। तो ये त्रिवलनी कपाट मतलब इसमें तीन वलन है ना। ये देखो, ये तीन वलन बनाए मैंने, जैसे बीएम जो आपका मर्सिडीज का लोगो होता है ना, वैसा है, ठीक है। तो ये त्रिवलनी कपाट हो गया। ऐसा ही यहां पर भी कपाट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर त्रिवलनी नहीं है, यहां पर दो ही वलन है। यहां पर दो ही वलन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वोल्व। क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वोल्व। कस्पिड वोल्व। इसका एक और नाम है मिट्रल वोल्व भी इसको बोलते हैं ना। मिट्रल वोल्व भी इसको कहा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में है, पता होना चाहिए आपको ना। तो इसको बाइकस्पिड वोल्व या फिर मिट्रल वोल्व बोल दो। यहां तक तो आपको पूरा समझ में आया होगा, हृदय की पूरी संरचना आपको समझ में आई होगी। इसके आगे अपन और भी बातें करेंगे इसमें, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, मैं यहां बनाता हूं। कलर 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 कलर, ये वाला ले लेते हैं। चलो जो आपके निलय होते हैं ना, इनकी दीवार जो होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। इनकी दीवार जो है वो क्या होती है? मोटी होती है।
ठीक है, किसकी वजह से होती है मोटी? क्योंकि यहां पर क्या होती है, पेपिलरी मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं? पेपिलरी मसल्स। ऐसे ही मैं यहां भी बना दूंगा। यहां कौन सी मसल्स है? ये इस मसल्स का नाम क्या है? इनका नाम है पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल, नरी मसल्स। और ये जो पेपिलरी मसल्स हैं ये सिर्फ निलय के अंदर होती हैं, आलिंद के अंदर ये नहीं होती हैं। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ ये जो है पेपिलरी मसल्स जो है वो सिर्फ निलय के अंदर होती हैं। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, सिर्फ निलय में होती हैं, निलय में होती हैं। ठीक है, चलो। और आपको एक चीज भी दिख रही होगी, जो आपका लेफ्ट साइड का जो निलय है उसमें ये मोटी होती है और राइट साइड वाले में ये पतली होती है। जो पेपिलरी मसल्स है राइट साइड वाले में पतली होगी और लेफ्ट वाले में मोटी होगी। डायग्राम में भी आपको ये चीज दिख रही होगी। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में और भी बातें हैं, वो देखो। और बातें क्या हैं, ध्यान से देखना। कलर, कलर कौन सा लें? कलर ये वाला ले लेते हैं, चलो। ये छुप गया क्या? एक मिनट। यहां से कुछ धागे से निकले हुए होंगे, ठीक है, और वो यहां से नीचे जुड़े हुए होंगे, है ना। पेपिलरी मसल से वो जुड़े हुए होंगे वो धागे, ठीक है। वो धागे ऊपर किससे जुड़े हुए हैं? ऊपर जो दोनों आपके जो कपाट बने हैं अपन ने, जो वलन बनाए हैं उनसे जुड़े हुए हैं। आपका त्रिवलनी और एक द्विवलनी, दोनों जो आपके वाल बनाए हैं उनसे जुड़े हुए होंगे और नीचे वो आपके पेपिलरी मसल से जुड़े हुए होंगे दोनों साइड से। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझो गेट है, ठीक है, गेट है, उसको आपने रस्सी से बांध रखा है। आपका मन हुआ तो आपने खोल दिया, ठीक है। तो आपके हाथ में है ना उस गेट को खोलना है ना। तो मतलब एक गेट ऐसा है, एक तो देखो गेट ऐसे होते हैं जो मतलब अंदर की तरफ खुलते हैं, एक गेट होते हैं बाहर की तरफ खुलते हैं। लेकिन कुछ गेट ऐसे होते हैं जो आप 360 घुमा दो वो बाहर भी खुल जाएंगे और वो अंदर भी खुल सकते हैं। तो ऐसे गेटों के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को एक रस्सी बांध के रखनी पड़ेगी कि वो बाहर की तरफ ना खुले, सिर्फ अंदर की तरफ ही खुले। तो यहां पर ये जो रस्सी बांधी है अपन ने, जो रस्सी बांधी है, ये रस्सी का नाम बताऊंगा अभी ना। ये क्यों बांधी है? इसलिए बांधी है कि यहां पर ये अपने गेट तो लगा दिया। अब आप कहोगे भैया जो गेट अंदर की तरफ, यहां से जो ब्लड आएगा, ऊपर से ब्लड जब नीचे की तरफ आएगा तो गेट इसको खुलना पड़ेगा। बिल्कुल खुलना पड़ेगा। तो मतलब गेट क्या खुलेगा? अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लड जो है ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ये गेट बाहर की तरफ भी खुल सकता है। तो बाहर की तरफ ना खुले, ऊपर की तरफ ये गेट ना खुले, इसलिए ये रस्सी अपन ने बांध दी। अब क्या होगा? ये गेट ना ऊपर की तरफ नहीं खुल पाएगा, ये जो वाल है ऊपर की तरफ नहीं खुल पाएंगे, सिर्फ नीचे की तरफ ही खुल पाएंगे। इन जो ये रस्सी बांधी है, ठीक है, इनका नाम क्या है? ये जो फाइबर्स से बांधे अपन ने, इनका नाम क्या? कोडाई टेंडेनाई। कोडाई टेंडिनाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके कोडिनाई टेंडिनाई हो गई। चलो एक वोल और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक वोल और होता है, उसका भी नाम लिख लेते हैं। इस कोडिनाई टेंडिनाई को थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि जगह बन जाए। हो जा साइड। ये एक मिनट, ये क्या है? कोडाई टेंडिनाई। कोडाई टेंडिनाई, जो धागे से बांधे अपन ने वो क्या है? कोडिनाई टेंडिनाई नाम होता है उनका, ठीक है। और एक वाल और यहां होता है, कहां पे होता है? यहां पे, ठीक है, यहां पे। ये देखो महाधमनी और जो आपकी फुफ्फुस धमनी है, इनकी जो ओपनिंग है ना, इन जहां पर खुलती है वहां पर भी एक क्या होता है? वाल्व होता है। उस वाल्व का नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वोल्व। क्या नाम है? सेमी ल्यूनर वोल्व। हिंदी वाला नाम भी बताऊंगा, सेमी ल्यूनर वाल्व। हिंदी में इसको कहते हैं अर्धचंद्र कपाटीकर। कपाटीकर। तो ये इन दोनों पे एक सेम ही होता है, ठीक है। आपके जो फुफ्फुस धमनी होगी और आपकी महाधमनी होगी, दोनों की जो ओपनिंग है वहां पर एक ही कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन वॉल्व होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्र कपाटीकर और इंग्लिश में कहते हैं सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। एक वाल्व और होता है, कहां पे होता है भैया वो वॉल्व? वो भी देख लो भाई, वो वॉल्व होता है यहां पे, इंफीरियर वेना केवा। एक मिनट, सुपीरियर पे नहीं होता है, इंफीरियर वेना केवा पे होता है। क्या नाम है उसका? यूस्टेशन, ठीक है, यूस्टेशन वॉल्व, ठीक
ठीक है, तो ये सारे वॉल भी मैंने आपको बता दिए। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, हृदय का। तो अगर आपने पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको हृदय की एक एक बातें समझ में आई होंगी। आपको मैं वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी अपन कल देखेंगे उसको, ठीक है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया वो मुझे बताओ, आया क्या? अब यहां पर एक चीज और है, क्या चीज है भैया, वो भी मैं आपको बता दें, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने आपको देखो इस दीवार के अंदर ये जो दीवार बनाई मैंने सीधी सीधी नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, यहां पर देखो एक देखो गड्ढा सा बनाया मैंने यहां पे। ये जो गड्ढा है ये क्या है, इसका नाम भी बता देता हूं, चलो। इसको कहते हैं, इस गड्ढे का नाम क्या है, इसका नाम है फोसा ओवेलिस। क्या नाम है इसका, फोसा ओवेलिस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब बच्चा पेट में होता है ना, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस टाइम पर यहां पर ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार है इसमें छेद होता है, इस दीवार में, ठीक है। तो मतलब ब्लड जो है वो यहां से यहां पे आ सकता है, यहां से वो यहां भी जा सकता है, ब्लड आपस में मिक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में ये जो गड्ढा होता है, यहां पर जो छेद होता है वो छेद भर जाता है, लेकिन यहां पर जो गड्ढा है वो रह जाता है, पूरी तरह नहीं भरता, ठीक है। वो भर तो जाता है, मतलब छेद जो है, एक तो छेद देखो, एक आर पार छेद है दीवार के बीच में, एक तो उसको पूरा भर दो आप, है ना, ठीक है, पता नहीं लगे छेद था भी यहां पर कभी। और एक ऐसा हो कि वहां पर पहले कभी छेद था, पूरा आर पार था, लेकिन फिर आपने भर दिया उसको, ठीक है, तो थोड़ा सा गड्ढा रह गया। वैसा ही यहां पे होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस टाइम पर ये जो छेद है वो आर पार होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये छेद जो है वो भर दिया जाता है, ठीक है। अगर ये छेद नहीं भरेगा, अगर ये छेद नहीं भरेगा तो क्या होगा, हृदय में छेद रह जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं ना कि इसके तो दिल में छेद है, ठीक है, तो वो यही कंडीशन होती है। तो अगर बच्चा पैदा होने के बाद में भी ये छेद नहीं भरा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसके दिल में छेद होना, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक है, इस गड्ढे को कहते हैं। और जब बच्चा गर्भ में होता है और वो छेद होता है ना, उसको कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। जो पूरा आर पार छेद होता है उसको कहते हैं फोरामेन ओवेलिस, और जो गड्ढा होता है उसको कहते हैं फोसा ओवेलिस। बस इतना आपको ध्यान में रखना होता है, बाकी आएगा नहीं, है ना। ये अपन ने पूरे हृदय की संरचना पढ़ ली। इसके बाद अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में। यहां तक समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।